जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 28 मार्च 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालेंद्र या बालेन शाह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बने हैं। इन्हें बालेन शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने 27 मार्च 2026 को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और उन्हें शपथ किसने दिलाई है? जो नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल जी, उन्होंने शपथ दिलाई है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ नियम है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, उसी प्रकार से नेपाल में भी नियम है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों, अभी तक नेपाल की जो अंतरिम प्रधानमंत्री थी वो थी सुशीला कार्की। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद बालेंद्र शाह अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बालेंद्र शाह की उम्र है केवल 35 साल और वो इस प्रकार से नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री या सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उनका संबंध किस पार्टी से है, तो वो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी या आरएसपी से जुड़े हुए हैं। तो अभी जो नेपाल में चुनाव हुए थे तो इस पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और जीत हासिल की है। लगभग 182 सीटों पर जीत हासिल की है। बालेन शाह इससे पहले काठमांडू के मेयर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने दिसंबर 2025 में अपने पद से इस्तीफा दिया था और वो आरएसपी पार्टी में शामिल हो गए थे। दोस्तों, पिछले साल आपको याद होगा कि नेपाल में जेनजी प्रदर्शन हुआ था। उसका प्रमुख चेहरा रहे हैं बालेंद्र शाह। अब वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेपाल की जो संसद है उसे संघीय संसद बोला जाता है और इसमें 2 सदन हैं और इन दोनों सदनों में कुल मिलाकर के 334 सदस्य हैं। तो जो प्रतिनिधि सभा है, जिसे हमारे यहाँ लोकसभा बोला जाता है, तो उसमें 275 सदस्य हैं और राष्ट्रीय सभा, जिसे हम अपने यहाँ राज्यसभा बोलते हैं, तो उसमें वहाँ पर 59 सदस्य हैं। बहुमत पाने के लिए किसी भी पार्टी को प्रतिनिधि सभा में कम से कम 138 सीटों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, नेपाल के बारे में कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। तो नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री अब कौन बन गए हैं? बालेन शाह बने हैं। यहाँ की करेंसी की बात करें तो नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक से किसे महिला कैटेगरी में भाग लेने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा ट्रांसजेंडर महिलाएं। तो 2028 के ओलंपिक में जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं वो अब हिस्सा नहीं ले सकेंगी। ट्रांसजेंडर महिलाएं क्या होती हैं? यानी कि जो पहले पुरुष थे अब क्या बन गए हैं? महिला बन गए हैं। तो ऐसी महिलाओं को ट्रांसजेंडर महिला बोलते हैं। तो अब ये 2028 के ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। अभी तक क्या होता था कि जो ट्रांसजेंडर वुमेन होती थी वो महिला कैटेगरी में हिस्सा ले लेती थी, लेकिन अब ये आईओसी ने ये निर्णय लिया है कि ये महिलाएं अब हिस्सा नहीं लेंगी। अब केवल जन्म से महिला यानी बायोलॉजिकल फीमेल्स ही महिला कैटेगरी में भाग ले सकेंगी। इसके लिए SRY जीन स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा, जिससे लिंग की पुष्टि की जा सकेगी। इसके अलावा दोस्तों, जो एथलीट पहले पुरुष थे लेकिन अब महिला बन गए हैं तो वो महिला कैटेगरी में खेल सकते हैं। ये नियम बनाया है किसने? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। आपको याद रखना है कि 2028 के जो ओलंपिक हैं ये लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की या आईओसी की। तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य है ओलंपिक खेलों का नियमित आयोजन करना।
ओलंपिक ध्वज जो होता है उसमें 5 छल्ले होते हैं। तो इस प्रकार से आपने ओलंपिक का फ्लैग देखा होगा, तो इसमें 5 छल्ले होते हैं। और पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस में हुआ था। 1908 में पहली बार खिलाड़ियों ने अपने देश के झंडे के साथ मार्च पास्ट किया था। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ध्वज प्रदर्शित किया गया था। विश्व युद्ध के कारण 1916, 1940 और 1944 में इन खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। और दोस्तों 2028 के जो ओलंपिक हैं ये लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इसका गुरजंत सिंह। तो गुरजंत सिंह ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनके द्वारा 130 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं जिसमें उन्होंने 33 गोल किए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गुरजंत सिंह का संबंध हॉकी से है और अब उन्होंने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों को डिस्कस करते हैं तो एलिसा हीली ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थी। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास लिया है। जिनसन जॉनसन ने भी हाल ही में संन्यास लिया है, ये भारत के मध्यम दूरी के धावक थे। उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। जॉन सीना ने WWE रेसलिंग से संन्यास लिया है, ये अमेरिका से थे। आंद्रे रसेल ने IPL से संन्यास लिया है, ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे। केन विलियमसन ने हाल ही में T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लिया है। क्रिस वोक्स जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। और सर्जियो बुस्केट्स ये स्पेन के फुटबॉलर थे, इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में किसकी 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? आंसर हो जाएगा नीलकंठ वर्णी। तो दोस्तों दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, वहां पर भगवान स्वामी नारायण के किशोर रूप यानी नीलकंठ वर्णी की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यह विश्व की पहली एक पैर पर खड़ी यानी तपस्या मुद्रा की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा पंचधातु यानी गोल्डन कांस्य से बनी है, जो 8 फीट ऊंचे पोडियम पर स्थापित है। ठीक है, तो 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में स्थापित की गई है, जो कि नीलकंठ वर्णी की प्रतिमा है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमाएं डिस्कस करते हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है, ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। स्टैच्यू ऑफ व्हीलर लचित बोरफुकन की प्रतिमा है, ये जोरहाट असम में है। स्टैच्यू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है, ये लातूर महाराष्ट्र में है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पर्टी श्री नाथ प्रभु कैंपेगौंडा की प्रतिमा है, ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। स्टैच्यू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है, ये जैतपुरा राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, ये केवड़िया गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है क्योंकि वो चुनाव हार गई है। तो अभी जो डेनमार्क में चुनाव हुए थे उसमें मेटे फ्रेडरिक्सन की पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 179 सीटों में से केवल 38 सीटें जीती हैं। इस प्रकार से उनकी पार्टी हार गई है। अभी किसी को वहां पर चुनाव में बहुमत हासिल नहीं हुआ है। मेटे फ्रेडरिक्सन की बात करें तो वो 2019 में प्रधानमंत्री बनी थी और फिर दोबारा 2022 में प्रधानमंत्री बनी थी। 41 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बनी थी। इस प्रकार से वो देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री थी। डेनमार्क की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में है। कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। फ्रेडरिक टेन इसके वर्तमान में राजा हैं। पड़ोसी देश की बात करें तो जर्मनी से इसकी सीमा लगती है और डेनिश क्रॉन यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है,
ताइवान के एस्ट्रोनॉमर्स ने किस ग्रह के 11 नए चंद्रमाओं की खोज की है? आंसर हो जाएगा शनि। तो शनि ग्रह के 11 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है ताइवान के एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, यानी 11 नए उपग्रह खोजे गए हैं शनि ग्रह के। इस प्रकार से शनि ग्रह में कुल उपग्रहों की संख्या 285 हो गई है। यह जो खोज की गई है ये सिनिका इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की टीम ने की है, जिसका नेतृत्व एडवर्ड एस्टॉन कर रहे थे। दोस्तों, ये जो नए उपग्रह खोजे गए हैं ये अनियमित उपग्रह हैं। इनका आकार बहुत छोटा है, यानी लगभग 3 किलोमीटर व्यास वाले हैं। ये शनि से दूर हैं और इनकी कक्षाएं ज़्यादा वाइडर हैं। और जो बृहस्पति ग्रह है उसके 101 चंद्रमा है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। यूरेनस के 28, नेपच्यून के 16, मंगल के 2 और पृथ्वी का 1 चंद्रमा है। वहीं अगर हम बात करें मर्क्यूरी और वीनस की, यानी बुध और शुक्र की, तो इनके पास कोई चंद्रमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पेरियासामी कुमारन को किस देश में भारत का अगला हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में भारत के हाई कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? पेरियासामी कुमारन। वह 1992 बैच के IFS ऑफिसर हैं और वर्तमान में वो विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर काम कर रहे हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए राजदूत डिस्कस करते हैं तो अनीता शुक्ला इक्वाडोर में, पुनीत अग्रवाल थाईलैंड में और मुआनपुई सायाबी न्यूजीलैंड में, अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया में, दिनेश के पटनायक कनाडा में, एलियावती लोंग कुमार उत्तर कोरिया में, विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में और विक्रम दोरई स्वामी चाइना में भारत के राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी होने वाले नए डॉलर नोटों पर किसके सिग्नेचर होंगे? तो ट्रंप के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, तो 165 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी सिटिंग राष्ट्रपति के हस्ताक्षर डॉलर नोटों पर होने वाले हैं। ठीक है, 1961 से ये परंपरा थी कि अमेरिकी नोटों पर केवल ट्रेजरी सेक्रेटरी और या ट्रेजर के हस्ताक्षर हुआ करते थे, लेकिन अब ट्रंप इस पर सिग्नेचर करने वाले हैं। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका की स्वतंत्रता के 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी किए जाने वाले स्वर्ण सिक्के पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छपेगी, ये भी हाल ही में फैसला लिया गया है। अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अलग हो गया है। फ्रीडम शील्ड अभ्यास अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में हाल ही में हुआ है। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडारों की खोज करेगा। अमेरिका फिर यूनेस्को से बाहर हो गया है। अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा हाल ही में घोषित किया गया था। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते और WHO और UNHRC से अलग हो गया है। अगला क्वेश्चन है, 2029 से ऑस्कर समारोह किस थिएटर में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका पीकॉक थिएटर। तो अभी तक डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर समारोह आयोजित होता था, लेकिन अब 2029 से पीकॉक थिएटर में ये समारोह आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो जो पीकॉक थिएटर है ये कहाँ पर है? लॉस एंजल्स अमेरिका में। इसके अलावा 2029 से ऑस्कर अवार्ड का जो समारोह है उसका जो प्रसारण है वो ABC से हट करके YouTube पर किया जाएगा, यानी 2029 से YouTube पर इसका प्रसारण होगा। यह पहली बार होगा जब ऑस्कर YouTube पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। 2026 के विजेताओं की बात करें तो बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर अंदर बनी है। बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन, बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले और बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 जून 2026 को आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में कहाँ भाग लेंगे? तो ये एवियन फ्रांस में भाग लेंगे। यानी 2026 का जो G7 शिखर सम्मेलन है, जो कि 52वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन है, तो ये फ्रांस के एवियन में आयोजित होना है 15 से 17 जून तक। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी हिस्सा लेने वाले हैं। इस सम्मेलन का जो एजेंडा है वो है वैश्विक आर्थिक संतुलन, महंगाई नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
G7 को ग्रुप ऑफ 7 बोला जाता है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और बहुलवाद एवं लोकतंत्र जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं। लूसेंट का कोर्स आप खरीद सकते हैं। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है। इसमें फ्री मिलेगा आपको 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा। होली 900 कूपन कोड यूज करना है। इसमें फ्री मिलेगा आपको 18,000, वही फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी लॉन्च किए गए हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने का मंथली टेस्ट, 10,000 से अधिक GK GS के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आप यहां पर दे सकते हैं। जब आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो इस प्रकार से रैंक भी जारी की जाती है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? मोदी जी। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में कब पारित हुआ है? 25 मार्च। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की गिनती और सूची बनाने की प्रक्रिया कितने वर्षों के बाद शुरू हुई है? 48। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? याओंडे में। किस राज्य सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के डिजिटल यूज को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है? कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL और इंटरनेशनल मैचों में कितनी सीटें हमेशा खाली रखने का फैसला लिया है? 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन कब करेंगे? 28 मार्च। IVFRT 3.0 योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 31 मार्च 2021। जलवायु परिवर्तन के कारण किस प्रवासी तटीय पक्षी की संख्या में तेजी से गिरावट आई है? हडसोनियन गॉडविट। और 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विभिन्न देशों की समाचार एजेंसी डिस्कस करेंगे। जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की समाचार एजेंसी है, 1947 में ये शुरू हुई थी। एसोसिएट प्रेस अमेरिका की 1846 में। रॉयटर्स यूनाइटेड किंगडम की 1851 में। तास रूस की 1902 में। वर्नमा मलेशिया की 1967 में। एजेंस फ्रांस प्रेसे ये फ्रांस की है 1835 में। सिन्हुआ चाइना की 1931 में। क्वाडो जापान की 1945 में। अंतरा इंडोनेशिया की 1937 में। और इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ईरान की 1934 में शुरू हुई थी। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 3 मार्च, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 3 मार्च बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, इनको प्राप्त कर लें। और ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 4,000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।